हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों ये है हमारा पार्ट नंबर 25 वीडियो। अब तक हमने दोस्तों 24 वीडियो प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन हम कर रहे हैं शिफ्ट बाय शिफ्ट, और ये 26/9/2018 का सेकंड शिफ्ट का वीडियो है। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियोस कंटिन्यू देख रहे होंगे ना, और जो मैं आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स कराई है, अगर उस वीडियोस को आप देखोगे तो आज की सीरीज़ में आपको जो 25 नंबर का है 15+ मार्क्स आप है वो यहाँ पर बना पाओगे। और दोस्तों मेरा वादा है कि जब हमारी ये सीरीज़ ख़त्म हो रही होगी तो आपके ना 25 में से 20+ अंक ना दोस्तों आना शुरू हो जाएंगे, और साइंस में आप बहुत अच्छे तरीके से स्कोर कर पाओगे। ये हमारा वादा है। आप साइंस के लिए हमारी वीडियोज़ के साथ जुड़ते रहिए। चलिए, ये हमारी फेसबुक आईडी है। आप हमारी फेसबुक आईडी पर जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब कर दीजिए अभी से हमारी वीडियो को, और चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। अब देखिए, जो आपका अपवर्तनांक होता है ना, जिसको बोलते हैं रेफ्रेसिव इंडेक्स, अब देखिए ये होता क्या है। ये देखिए, आपके जो प्रकाश है ना, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, तो कौन सा आपका माध्यम आपके सघन है, कौन सा विरल है, उससे पता लगता है इसके रेफ्रेसिव इंडेक्स से। ठीक है, रेफ्रेसिव इंडेक्स से पता लगता है कि जिसका अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होता है ना दोस्तों, वो उतना आपके सघन होता है, और जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसका दोस्तों आपके क्या होता है, आपके जो आपका माध्यम है वो दोस्तों क्या होता है, विरल होता है। जैसे कि आपका हवा है, ठीक है, उसका 1 होता है, पानी का 1.33 होता है, कांच का शायद 1.5 होता है, और सबसे ज़्यादा दोस्तों आपके हीरे का होता है। वैसे बहुत सारी बुक में आपको हीरे का मिलेगा 2.45 या 2.5 भी मिल जाता है, लेकिन इसका जो एक्यूरेट वैल्यू है दोस्तों होती है 2.42। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है पहले का। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल का सूत्र क्या होता है दोस्तों। एथेनॉल होता है, इसको सामान्य शराब जो पीते हैं ना, जो शराब पीते हैं वो आपके एथेनॉल ही होती है। ठीक है, तो एथेनॉल होती है दोस्तों, इसका सूत्र होता है CH3CH2OH। वैसे तो ये होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है, इनको कॉम्बाइन जब करते हैं ना, तो देखिए एक कार्बन, दो कार्बन, कितने कार्बन है, 2 हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, कितने हो गए, 5। तो C5 C2H5 और OH, इस प्रकार से इसको लिखे। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर आपका 4 इसका राइट आंसर होगा C2H5OH। ठीक है, इसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, एथेनॉल भी इसको बोला जाता है, इसी के नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पादप जो कोशिका होती है, प्लांट सेल आपकी जो होती है, तो उसमें जो कोशिका भित्ति होती है दोस्तों, सेल वाल होती है, किसकी बनी होती है दोस्तों। आपके हम बहुत जल्दी बायो शुरू करेंगे, तब आपको और डिटेल से बताएंगे कि आपकी जो पादप कोशिका होती है वो आपकी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, इनकी बनी हुई होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, उसमें देखेंगे सेलुलोज और पैक्टिन दोनों है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो हमारे जो पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं उनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये वो जो जानवर होते हैं, जीव होते हैं, जानवर होते हैं, उनमें नहीं पाई जाती, केवल पादपों में पाई जाती है। ठीक है, इसका मतलब जंतु में नहीं पाई जाती है, केवल पादपों, पेड़ पौधों में आपकी कोशिका भित्ति है वो पाई जाती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है मेंडल के जो प्रयोग दिए गए थे मेंडल ने, उनके आधार पर है। अब देखिए मेंडल ने जो प्रयोग किए थे ना, तो वहाँ पर 3 रूल्स दिए थे जिनको मेंडलवाद बोलते हैं या मेंडल के नियम बोलते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा है कि F1PD से F2PD जब उन्होंने संकरण करवाया था, तो उस मेथड का क्या नाम था। अब देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए मेंडल ने किया क्या था। यहाँ पर देखिए एक प्रकार के पौधे ले लिए थे जिनको उन्होंने TT बोला था, बड़ा टी बड़ा टी, इसका मतलब ये बड़े हैं, है ना। और दूसरे जो लिए थे उनको छोटा TT बोला था, है ना। 2 प्रकार के इन्होंने अलग अलग पौधे लिए। एक पौधे थे वो बहुत लंबे थे, और दूसरा पौधा था बहुत छोटा था। अब देखिए दोस्तों, इनके क्रॉस करवाया, आपस में संकरण करवाया। अब तो देखिए 2 प्रकार का संकरण होता है, एक होता है स्वयंपरागण, एक होता है परपरागण। अब तो स्वयंपरागण क्या होता है, जब आपस में, ठीक है, एक ही ग्रुप के आपस में करते हैं ना क्रॉस, तो उसको बोलते हैं स्वयंपरागण। और जब 2 अलग अलग प्रजाति के आपस में संकरण करते हैं उसको बोलते हैं यहाँ पर परपरागण। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये TT बड़े बड़े थे, ये छोटे TT थे। हम बायो पढ़ाएंगे, आपको और डिटेल से बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए बना क्या था, छोटा टी, ये बड़ा टी, छोटा टी, ये बड़ा था, इनको बोलते हैं संकरण। ठीक है, इसको बोलते हैं संकरण प्रजाति। और यहाँ पर देखिए ये F1PD थी, और वापस इन्होंने इनको TT और TT लेकर इनको वापस क्रॉस करवाया। तो दोस्तों यहाँ पर बने थे ऐसे TT, एक बना था ये, एक बना था ये, और एक बना था ये। तो दोस्तों इसको बोलते हैं F2PD। अभी आपको समझ नहीं आएगी, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा, बाकी हम आपको बायो कराएंगे ना, तब आपको डिटेल से बताएंगे। तो इस पीडी को बोलते हैं F2PD। और ये देखिए आपस में दोनों सेम सेम है, तो सेम सेम जब भी रहते हैं उसको बोलते हैं स्वयंपरागण, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन से F2PD है वो यहाँ पर प्राप्त की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है वो ये कि 2500 वाट जो होते हैं दोस्तों, उसमें कितने किलोवाट होते हैं। अब दोस्तों 1000 जो आपके वाट होते हैं ना, 1000 वाट, वो आपके 1 किलोवाट के बराबर होता है, 1 किलोवाट के। तो यहाँ पर 2500 वाट है, तो 2500 वाट किसके बराबर हो जाएगा, 2.5 किलोवाट के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि टार्टरिक एसिड होता है दोस्तों, वो किसका घटक होता है। अब दोस्तों टार्टरिक एसिड है ना, इसका फॉर्मूला कुछ बहुत लेंथी होता है, मैं आपको बता दूं कैसा फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है ऐसे, यहाँ पर देखिए OH, ठीक है, फिर यहाँ पर होता है C, फिर यहाँ पर होता है आपके डबल बॉन्ड O, फिर होता है यहाँ पर C डबल O, यहाँ पर होता है OH, फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और ऐसे मतलब चलता रहता है ये, यहाँ पर ये OH ऐसे चलता रहता है, यानी कि एक बार OH फिर O फिर OH O OH, यानी कि इस प्रकार से ये इसका फॉर्मूला होता है। और दोस्तों ये है ना आपके 11th-12th की केमिस्ट्री से है, क्लास 10th में इनके बारे में इतना डिटेल से नहीं दे रखा कि इसको किस किस से बनाते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर 4 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग पाउडर है ना, ये आपका इसका घटक होता है टार्टरिक एसिड का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत तापन उपकरण जो होते हैं उनमें सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों हीटर होते हैं, आपके विद्युत प्रेस होती है ना, आप जानते हैं, या पानी गर्म करने के आपके क्या बोलते हैं उनको, जो पानी गर्म करते हैं, नहाते हैं तो पानी गर्म करते हैं, रोड्स बोलते हैं उनको, ठीक है, गीज़र बोलते हैं। दोस्तों उनमें नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। अब नाइक्रोम क्या होता है, नाइक्रोम का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, और जब इसमें दोस्तों विद्युत धारा दी जाती है तो ये क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं, यानी कि ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, ठीक है, तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण होते हैं, तो नाइक्रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 12.5 सेकंड के बाद ज़मीन पर लौट आती है, तो इसका प्रारंभिक वेग है वो ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को हम नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए हमारे पास ना गति के 3 समीकरण आपको पता होंगे। पहला होता है S बराबर UT, मैं लिख देता हूँ ऐसे ही बिना किसी क्रम के। एक होता है S बराबर UT प्लस 1/2AT², एक होता है V बराबर U प्लस AT, और आपका तीसरा होता है V² बराबर U² माइनस 2 AS, ठीक है। ये आपके 3 फॉर्मूला होते हैं। अब दोस्तों आपको ना पूछा है प्रारंभिक वेग यानी कि U का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों तीनों फॉर्मूला है ना, इन्हीं की मदद से देखिए इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। तो आपको देखिए ए का मान दे रखा है, टाइम नहीं दे रखा, टाइम ही दे रखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए अंतिम वेग है, इसके माध्यम से हमको अंतिम वेग अगर होगा ना तो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर हम अंतिम वेग 0 मान लें, ठीक है, अंतिम वेग अगर 0 मान लें कि वस्तु है वो ऊपर जाकर लास्ट में 0 पॉइंट पर आ गई, तो दोस्तों इस प्रकार से हम प्रारंभिक वेग है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला होता है V बराबर U प्लस AT, ठीक है, U प्लस AT। तो इसके माध्यम से हम U का मान निकालने की अगर कोशिश करें तो U बराबर होगा दोस्तों V माइनस AT। और देखिए A है जब कोई वस्तु है पृथ्वी से ऊपर जाती है, ठीक है, और ऊपर जाने के बाद वापस ज़मीन पर लौटती है, तो यहाँ पर 2 अलग अलग कंडीशन होंगी, 2 अलग अलग केसेस होंगे। तो इस वजह से हम इस फॉर्मूले के माध्यम से इसका आंसर दोस्तों नहीं निकाल सकते। रेलवे ने इस क्वेश्चन को नेग्लेक्ट कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 है वो इसमें एरर है, इसको रेलवे ने नेगलेक्ट कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसी भी दिए गए तापमान पर ध्वनि की जो गति होती है दोस्तों किस में ज़्यादा होती है। मैंने आपको बताया था ठोस होते हैं दोस्तों, उनमें सबसे ज़्यादा आपकी ध्वनि गति होती है, लेकिन ठोसों में किसकी होती है, तो आपको बताया था एल्यूमिनियम दोस्त होता है, तो एल्यूमिनियम, इसमें आपकी ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि सेरिबेलम जो होता है, अब देखिए सेरिबेलम होता है हमारे मस्तिष्क का एक पार्ट होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुमस्तिष्क, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ना, जो बायो पढ़ेंगे जब आपको पढ़ाएंगे, तो यहाँ पर यह आपका तंत्रिका तंत्र जो होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उसके अंतर्गत आता है सेरिबेलम। और सेरिबेलम का कार्य होता है दोस्तों जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है ना, यानी कि जो हम अपनी इच्छाओं से करते हैं उनके ऊपर कंट्रोल करता है सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम। तो हम अपनी इच्छा से कौन से कार्य करते हैं, देखिए भूख प्यास है वो अपनी इच्छा से नहीं होती हैं, सोचना है वो भी अपनी इच्छा से नहीं होता है, अनैच्छिक क्रिया तो ये तो है ही, यानी कि मांसपेशियों में समन्वय, यानी कि देखिए जैसे हम चलते हैं, ठीक है, मान लीजिए ऐसा तो है नहीं कि हमारा हाथ किसी को अपने आप उठ के किसी को थप्पड़ मार दे, यानी कि हम चाहेंगे तभी तो हमारा हाथ किसी को उठा के थप्पड़ मारेगा, या हम चाहेंगे तभी हमारे हाथ पैर हिलेंगे। तो हमारे जो मांसपेशियाँ होती हैं उनमें समन्वय होता है दोस्तों, हमारी इच्छा से होती है। तो जो ऐच्छिक जो हमारी क्रियाएं होती है उनके ऊपर कंट्रोल करता है सेरिबेलम, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा बायो से है, और जो विटेकर की जो इन्होंने वर्गीकरण किया था उससे है कि कौन सा जीव होता है जिसमें सामान्य आंखें होती हैं, लेकिन ये आंखें होते हैं ना एक धब्बे की तरह होते हैं, एक डॉट की तरह होती हैं, जो प्रकाश का मतलब एक तरह से पता लगाते हैं बस। तो ये आपका जो प्लेनेरिया होता है ना, इसके अंदर पाए जाते हैं, और डिटेल से हम जब बायो करेंगे तब आपको बताएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 200 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, ठीक है, वो 10 जूल गतिज ऊर्जा का उसकी गतिज ऊर्जा है दोस्तों 10 जूल है। तो उसका संवेग आपसे पूछा है, संवेग ज्ञात कीजिए। अब जो संवेग है ना वो होता है P बराबर mv, ठीक है, मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर P बराबर mv। अब देखिए m का मान हमको दे रखा है 200, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोस्तों v का मान चाहिए कि v का मान कैसे निकालें। तो इसके लिए दोस्तों आपको 10 जूल गतिज ऊर्जा दे रखी है,
अब दोस्तों गतिज ऊर्जा होती है ना, वो होती है 1/2 mv², और इसका मान आपको दे रखा है 10 जूल। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। देखिए mv² बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 जूल। ठीक है, मैं यहाँ पर हल कर देता हूँ। अब देखिए mv², m का मान क्या है 200 ग्राम। अब ग्राम में नहीं लेना है, किलो में लेना है। तो 200 ग्राम को यहाँ पर किलो में बदलेंगे तो 200 ग्राम में 1000 का भाग लगा देंगे, गुणा v², और बराबर क्या आ जाएगा 20। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं काटूंगा तो यहाँ पर देखिए इसको अगर मैं काटता हूँ तो देखिए 200 से कट जाएगा ये 5 बार। ठीक है, और ये 5 इधर जाके गुणा हो जाएगा 20 से, यानी दोस्तों क्या आ जाएगा v² बराबर क्या आ जाएगा 100, और v का मान दोस्तों आ जाएगा यहाँ पर 10। ठीक है, अब v का मान 10 आ गया। अब देखिए आपसे पूछा है संवेग, तो संवेग होता है p बराबर mv। अब देखिए m का मान है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम बटे 1000 किलो लेने के लिए, और v अभी हमने निकाला था, कितना निकाला था दोस्तों अभी, v अभी जो हमने निकाला था वो निकाला था यहाँ पर 10, है ना, 200 ग्राम है ना, 200 ग्राम। ठीक है, 200 ग्राम। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ये जीरो है, तीनों जीरो यहाँ पर देखिए, तीनों जीरो कट गई, क्या बचेगा 2। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा 2। और 2 क्या आएगा, अब देखिए संवेग होता है, इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। बेंजीन का जो अणु होता है उसमें कितने द्विबंध होते हैं। देखिए ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेशन गलत है इसका। ठीक है, ट्रांसलेशन यहाँ पर इस ऊपर वाले का यहाँ पर नीचे छप गया है। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछा है बेंजीन का जो एक मॉलिक्यूल होता है ना, उसमें कितने ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये आपसे पूछा है। ट्रिपल बॉन्ड नहीं, कितने ड्यूअल बॉन्ड आपके होते हैं जो बेंजीन होता है। अब देखिए बेंजीन की संरचना मैं आपके सामने बना कर दिखा देता हूँ। देखिए बेंजीन होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये आपके मैं बेंजीन है उसकी फेयर आपके सामने बना रहा हूँ। तो बेंजीन में होता है क्या दोस्तों, जो द्विबंध होते हैं ना, एक छोड़कर एक सिंगल बंध, एक छोड़कर एक द्विबंध, इस प्रकार से होते हैं। यानी कि इसमें 3 क्या होते हैं दोस्तों, द्विबंध होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं 3। ठीक है, और आपके 6 क्या होते हैं, सिंगल बंध पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा कितने द्विबंध होते हैं, तो आपको ध्यान रखना इसमें कितने द्विबंध होते हैं, 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 10 किलो वाली एक वस्तु है, 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, तो इसका संवेग ज्ञात कीजिए। दोस्तों बिल्कुल सीधा सा संवेग p बराबर होता है mv। अब देखिए p का मान आपको p का मान ज्ञात करना है, तो m बराबर 2 से 10 किलो है, और v है 2, तो क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ पर 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, वो आपके जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसे जुड़ा हुआ है। मैंने आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराई थी, तो बताया था कि कोई अभिक्रिया में प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि अधिक क्रियाशील परमाणु आपके कम क्रियाशील परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है, इसे ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आपको यहाँ पर दिया गया है कि कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर वो जिंक है। ठीक है, जिंक वो कॉपर सल्फेट में जब जाता है, ठीक है, जिंक है वो कॉपर सल्फेट में जाता है, तो यहाँ पर बनेगा ZnSO4 + Cu। यानी कि आपसे पूछा एक जिंक है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर देता है। ठीक है, कॉपर को अलग कर दिया ना, तो क्यों किया, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जिसकी क्रियाशीलता अधिक होती है ना वो ऐसा कर पाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका राइट आंसर होगा कि कॉपर की तुलना में इसकी सक्रियता है, इसकी क्रियाशीलता है दोस्तों क्या है, अधिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में 19 से 33 तक के तत्व हैं वो किस में आते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको आधुनिक आवर्त सारणी है उसके अलग से जो क्वेश्चन है वो करा दिए हैं, टॉप 100 क्वेश्चन, तो आप उनको हमारी जो साइंस वाली केमिस्ट्री वाली जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मैं आपको देखिए ले चलता हूँ यहाँ पर 19 से 36 दिखाने के लिए आपको आधुनिक आवर्त सारणी खोल दे। अब दोस्तों ये है हमारी आधुनिक आवर्त सारणी। अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कैल्शियम होता है वो आपके 19 नंबर पे आता है, और ये 20, 21, 22, 23, और यहाँ पर देखिए लास्ट यहाँ पर देखिए जो 36 तक के तत्व हैं दोस्तों आपके किसमें आते हैं, आपके ये देखिए तीसरी कक्षा है, यानी कि आपका कौन सा ब्लॉक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि फोर्थ आपके क्या हो जाएगा, आवर्त हो जाएगा, फोर्थ पीरियड में आपके आएंगे। आपसे यही पूछा है कि कौन से पीरियड में आते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी में 19 से 36 तक के तत्व होते हैं वो चौथे आवर्त में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखते हैं जो कि आपके मोल्स पर आधारित है। तो मोल्स के लिए भी हमने जो न्यूमेरिकल बनते हैं ना केमिस्ट्री से उनके लिए अलग से करा दिए हैं, तो आप वहाँ से देखेंगे तो और बेहतर आपको समझ आएगा। अब देखिए आपको दे रखा है कि पानी है उसमें 340 ग्राम विलयन है पानी का, और 60 ग्राम उसमें साधारण नमक है, यानी कि साधारण जो हम नमक आते हैं वो घुला हुआ है। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा सांद्रता की ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों मैंने आपको सांद्रता ज्ञात करने के 3 तरीके बताए थे। अब यहाँ पर देखिए द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर रहा है, तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, विलेय का द्रव्यमान लेते हैं। ठीक है, विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, यानी कि सोल में आपके सोल्यूट क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, विलेय को शायद सोल्यूट बोलते हैं, तो इसका विलेय लेंगे, और सोल्यूशन का यानी कि दोस्तों विलियन का क्या लेंगे,
विलयन का मास लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको देखिए पहले विलय का लेना है। विलय क्या है? नमक, यानी कि जिसको घोला जाता है, नमक को घोला जाता है। नमक कितना है? 60 ग्राम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लेते हैं विलयन। अब देखिए 340 ग्राम तो विलायक है और 60 ग्राम आपके विलय है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 340 + 60 कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 400। अब यानी कि आपको भाग लगाना है यहाँ पर इन दोनों के बीच। अब देखिए यहाँ पर परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0, ये 0 से 0, और 60 में जब 4 का भाग जाएगा तो दोस्तों आ जाएगा 15%। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा 15%। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा है। के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको बताया था किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 2n² होता है। अब देखिए जो कक्षाएं होती हैं वो KLM के रूप में होती हैं, यानी कि 1 2 3। तो यहाँ पर के लिए रखना पड़ेगा n का मान 1, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे मानव शरीर के ऊपर है कि मानव शरीर में जो अस्थि कोशिकाएं होती हैं, जो हड्डियां होती हैं दोस्तों, वो एक हार्ड मैट्रिक्स के अंदर स्थित होती है, यानी हमारी जो हड्डियां होती है ना, अंदर एक आवरण पाया जाता है, उसके अंदर स्थित होती है। तो वो दोस्तों किसका बना रहता है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपने देखा होगा कैल्शियम दूध पीने के लिए बोला जाता है, तो हड्डियां उसी की बनी होती हैं। लेकिन देखिए कैल्शियम कई जगह है, तो आपको ध्यान रखना कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों हमारी जो हड्डियां होती हैं दोस्तों इसी की बनी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो पीरियोडिक टेबल के आधार पर है। अब देखिए यहाँ पर पूछा है कि जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिखा जाता है तो बीच वाले तत्वों का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का औसत प्राप्त होता है। ये किसने कहा था? तो मैंने आपको बताया था, आपके न्यूलैंड्स आया था, और न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, और इसके बाद में डोबे राइनर आया था। डोबे राइनर ने सबसे पहले यहाँ पर ट्रिक दिए थे, ट्रिक, इनको ट्रिक बोलते थे इनके, है ना, यहाँ पर डोबे राइनर के ट्रिक बोलते थे, और ये डोबे राइनर के ट्रिक थे, उन्होंने परमाणु भार को बढ़ते क्रम में लिखा था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, डोबे राइनर। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ऑप्शन इन्होंने यहाँ पर लिए थे, और यहाँ पर इसका 7 था, इसका यहाँ पर 23 था, और इसका 39 था। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए फर्स्ट को और थर्ड को जोड़ेंगे, यानी कि 39 + 7 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 46, और 46 में 2 का भाग लगाएंगे औसत निकालने के लिए, तो बीच वाले के बराबर आता था, यानी कि 23 के बराबर आता था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि प्रतिबल जो होता है दोस्तों वो किस पर निर्भर करता है। अब देखिए प्रतिबल क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है ना दोस्तों उसी को बोलते हैं प्रतिबल, यानी कि प्रतिबल होता है सिग्मा, वो होता है आपके फोर्स बटे आपके एरिया, ठीक है, होता है फोर्स बटे एरिया, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, ठीक है, इसको बोलते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये किस पर निर्भर करेगा? केवल यहाँ पर क्षेत्रफल पर, एरिया पर। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक वस्तु 4 सेकंड में 25 मीटर और अगले 2 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या है? अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो औसत चाल का आपको सूत्र बताया था कि कुल दूरी, क्या, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पर देखिए कुल दूरी कितनी है? पहले है 25 मीटर, फिर है उसके बाद में 15 मीटर, यानी कितनी होगी दोस्तों? टोटल 40। टोटल टाइम कितना है? 4 सेकंड, और 2 सेकंड कितना हो गया? 6। अब इसको आप भाग लगाएंगे तो 6 6 36 और 4/6, यानी कि आ जाएगा 2/3 6 7, ठीक है, 6.67 मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि एक दुकान में एक माह में 250 यूनिट ऊर्जा का उपयोग होता है, तो कितनी ऊर्जा का उपयोग जूल में किया गया? यानी कि दोस्तों जूल में इसका आंसर पूछ रहा है। तो आपको मैंने बताया था दोस्तों, एक जूल जो होती है ना, एक जो किलोवाट घंटे होती है, 1 kWh, वो दोस्तों होती है 3.6 10⁻⁶ इतनी जूल के बराबर होती है। तो आपसे पूछा 250 किसके बराबर होगी? तो 250 से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए आप क्या करोगे, 250 को मल्टीप्लाई करोगे 3.6 और 10 की पावर आपके 6 से, तो देखिए 25 इंटू आप जब 36 करोगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 25 इंटू 36 ये आएगा 900, और 1 जीरो ऑलरेडी है तो 9000 इंटू 10⁻⁶, और यहाँ पर देखिए 3 जीरो इसके ऊपर जाएंगी, तो यहाँ पर 9 गुणा 10⁻⁹ आंसर आ जाएगा, 9 गुणा 10⁻⁹ और जूल, ठीक है, इतना इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको मैंने मेंडलीफ की आवर्त कराई थी, उस समय बताया था कि मेंडलीफ ने 3 तत्व थे, उनको अलग अलग नाम दे दिए थे, एका बोरोन, एका सिलिकन, ठीक है, और एका आपके ये दिए गए थे। तो आपसे पूछा जो एका सिलिकन था उसको आधुनिक आवर्त सारणी में किस नाम से रखा गया था? तो यहाँ पर देखिए आपका एका सिलिकन था, उसको
जर्मेनियम नाम दिया गया था आधुनिक आवर्त सारणी में। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में आपके 24 ही क्वेश्चंस हैं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे शिफ्ट के साइंस के वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको रेलवे में जो भी टिप्स होती हैं, कैसे आप स्कोर करेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें हमने एग्जाम स्टडी सारी शेयर कर रखी हैं। रेलवे के बारे में सारी चीज़ें आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।